वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ श्री। और आज हम देखने वाले हैं जो हमारा चैप्टर 11 था, सेक्शन 191 से 229 ए तक, जिसमें सेक्शंस आते हैं। वो जो हमने लास्ट जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो देख लेते हैं। चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का जो लिंक प्रोवाइडेड है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, वो जो हमने पीछे ऑब्जेक्टिव छोड़ा था उसके आगे ही कंटिन्यू है, जिसमें मैंने कहा था कि पहले इसमें सेक्शन 196 और से लेकर 200 तक इंक्लूडेड है। तो उसमें मैंने 196 तो उधर कंप्लीट करवा दिया था। अब आज हम 197 से 200 तक इसमें कंटिन्यूसली देख लेंगे। इसमें ये ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि हमको उन ऑफेंसेस के बारे में जानना था जिनको पनिशमेंट के रिगार्डिंग सेम फुटिंग पे रखा गया है, जैसे कि गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का पनिशमेंट होता है उसका जैसा। फिर व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली और विद इंटेंट टू इंजर और अनॉय एनी पर्सन मेकिंग अ फॉल्स क्लेम इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो फ्रॉडलेंटली, डिसऑनेस्टली या इंजर या अनॉय करने की इंटेंशन से अगर कोई फॉल्स क्लेम किया जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उसका पनिशमेंट क्या होता है। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ फॉल्सली चार्जिंग अ पर्सन और इंस्टीट्यूटिंग और कॉजिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग टू बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ पर्सन विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। इसमें यही है कि अगर किसी पर्सन को फॉल्सली चार्ज किया जाता है या उस पर्सन के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की जाती है या इंस्टीट्यूट करवाई जाती है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है वो यहाँ पे मैलिशियस है, दैट इज़ इंजरी कॉज करने की इंटेंशन है। तो यहाँ पे मैलिशियस इंटेंशन हो गई, गलत इंटेंशन हो गई। तो उसका क्या पनिशमेंट होगा वो आज हम देखेंगे। और वीडियो के एंड में वापस से हम इन ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे और वापस से इनको एक बार डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं कि हमने लास्ट जो है वो लास्ट वाली जो वीडियो है, अगर आपने पहले नहीं देखी है वो वीडियो, तो प्लीज़ उसको वॉच करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करके। हमने जो लास्ट छोड़ा था वो ये था कि फॉल्स, हमने कहा था कि ये पार्ट जो है वो फॉल्स, दो तरह के फॉल्स यानी मिथ्या के बारे में बात करता है। एक तो एविडेंस से रिलेटेड जो पार्ट है वो हमने इसमें प्रोवाइडेड देखिए कवर कर लिया था, और एक जो अदर पार्ट है उसको मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये अदर पार्ट देख लेते हैं कि फॉल्स से रिलेटेड जो अदर पार्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो आज ये अदर है, इसमें देख ले क्या क्या इंक्लूडेड है। पहला तो इंक्लूडेड है इसमें सर्टिफिकेट, उससे रिलेटेड सेक्शंस है। फिर उसके बाद है डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद है क्लेम जो कि सेक्शन 209 में है, और फॉल्स चार्ज से रिलेटेड है जो कि सेक्शन 211 में है। तो सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो है कि फॉल्स सर्टिफिकेट को इश्यू करना या साइन करना, उससे रिलेटेड जो भी पनिशमेंट है वो 197 में ही प्रोवाइडेड है। और अगर फॉल्स इसको सर्टिफिकेट को यूज़ करते हैं या यूज़ करने का अटैम्प्ट करते हैं वो भी करप्टली, तो उसका सेक्शन 198 में प्रोवाइडेड है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन करते हैं, अगर फॉल्स डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेरेशन में कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट अगर मेड किया जाता है ऑन द पार्ट ऑफ एनी पर्सन, तो सेक्शन 199 में कवर हो जाता है। और अगर ऐसे ही किसी डिक्लेरेशन को जिसमें फॉल्स स्टेटमेंट किया गया है उसको अगर यूज़ करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं यूज़ करने का, तो उसका जो है वो सेक्शन 200 में डिस्कस किया गया है। तो आज हम ये सारे सेक्शंस देखने वाले हैं, 197, 198, 199 और 200, देन सेक्शन 209 एंड 211। तो ये इशूइंग और साइनिंग फॉर सर्टिफिकेट सेक्शन 197। अच्छा, एक बात है कि आप सब लोग बेयर एक्ट लेके बैठे होंगे वीडियो को देखने के वक्त, और अगर आप नहीं लेके बैठे हैं तो फिर यहाँ पे आपके लिए किसी भी वजह से अगर आप नहीं बेयर एक्ट नहीं ले पाए हैं या नहीं है अभी आपके पास, तो किसी भी वजह से जो भी है, तो यहाँ पे आप प्रोवाइडेड है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं इसको। एक बार हम भी रीड कर लेते हैं। हुएवर इश्यूज और साइंस एनी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी गिवन और साइन और रिलेटेड टू एनी फैक्ट ऑफ विच such certificate is by law admissible in evidence, knowing or believing that such certificate is false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence। तो ये कुछ जो आईपीसी में स्टेटेड है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। अब हम इसको इंग्रेडिएंट फॉर्म में देख लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है सेक्शन 197, जो कि है इशूइंग और गिविंग अ फॉल साइनिंग, इशूइंग और साइनिंग ऑफ फॉल सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो है। तो देखते हैं।
फर्स्ट तो है कि जो सर्टिफिकेट जो इश्यू हो रहा है या जो साइन हो रहा है वो ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ था साइन या इशू करने के लिए, यानी कि लॉ में स्टैचुरी प्रोविज़न के थ्रू ये प्रोवाइडेड है कि ऐसे सर्टिफिकेट को इशू किया जाए या साइन किया जाए। उसके बाद है इज़ एडमिसेबल इन एविडेंस रिलेटिव टू एनी फैक्ट, यानी किसी फैक्ट को लेकर अगर आप वो सर्टिफिकेट एज ए एविडेंस प्रोड्यूस करें और वो एडमिसिबल हो जाए एविडेंस में, तो यहाँ पे माना जाएगा कि वो सर्टिफिकेट जो है उसको अगर आप इशू कर रहे हो या साइन कर रहे हो तो वो सेक्शन 197 में फॉल होगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड बाय लॉ और इज़ एडमिसेबल इन एविडेंस, तो रिक्वायर्ड बाय लॉ तो इसलिए है कि भाई लॉ में प्रोवाइडेड है कि ऐसा सर्टिफिकेट को इश्यू करो या साइन करो, और एडमिसेबल इन एविडेंस तब होगा जब आप उस किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए अगर सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करते हैं और वो डायरेक्टली एडमिसेबल हो जाता है, तब तो कहा जाएगा कि वो एडमिसेबल है। लेकिन अगर आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा किसी विटनेस के थ्रू या किसी भी एविडेंस के थ्रू कि वो सर्टिफिकेट रेलेवेंट है या सर्टिफिकेट सही है, तो फिर आप नहीं कह सकते कि वो डायरेक्टली एडमिसेबल है। तो आपको पहले, क्योंकि आपको पहले प्रूव करना है सर्टिफिकेट कैसे रेलेवेंट होगा, या फिर आपको प्रूव करना है कि वो सर्टिफिकेट सही है या नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट तो डायरेक्टली जो है वो आपके फैक्ट को लेकर जिसे आप प्रूव करना चाहते हैं उसको लेकर डायरेक्टली एडमिसेबल नहीं हुआ था। उसके बाद हम देख लेते हैं सर्टिफिकेट इज इशूड और साइन इन स्पाइट ऑफ नॉलेज और बिलीफ ऑफ इट्स फॉल्सिटी। अब ये जो सर्टिफिकेट है वो मतलब नॉलेज है, बिलीफ है कि वो फॉल्स है, फिर भी ऐसा जो सर्टिफिकेट है वो क्या किया गया है, इश्यू किया गया है और साइन किया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके पनिशमेंट के रिगार्डिंग, तो हम बाद में देखेंगे। हम नेक्स्ट सेक्शन पे आने से पहले एक केस लॉ अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक केस लॉ प्रोवाइडेड है हलधरा करजी वर्सेस दिलेश्वर सुबोधी का, जो कि 1989 का केस है। इसमें कहा गया था कि एमएलए ने जो है वो एक कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया था ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है होती है वो मिल सके, और उस एमएलए ने उसमें जो है इशू करते वक्त उस सर्टिफिकेट को उसमें कास्ट और ट्राइब तो स्पेसिफाई ही नहीं की, तो इसको लेकिन सेक्शन 197 की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया आईपीसी के, क्योंकि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड या कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं था जो कि ये प्रूव कर सके कि जो सर्टिफिकेट था वो नॉलेज और बिलीफ था कि वो फॉल्स है फिर भी इशू किया गया हो, यानी कि उस एमएलए की ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी या ऐसा कोई बिलीफ नहीं था कि ये फॉल्स है, तो ऐसा कुछ प्रूव हो नहीं पाया कि उसको नॉलेज थी या बिलीफ था ऐसा कुछ कि इसकी फॉल्सिटी के बारे में, सिर्फ उसमें कुछ उसने इंक्लूड नहीं किया था तब वो इश्यू हो गया, उसमें उसने कास्ट और ट्राइब बताई नहीं और कास्ट सर्टिफिकेट इशू कर दिया, तो इसको सेक्शन 197 की कैटेगरी में नहीं रखा गया। अब हम आगे देख लेते हैं यूजिंग एज ट्रू आ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स, जो कि सेक्शन 198 में कवर्ड है। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशू हुआ या साइन हुआ और कैसा सर्टिफिकेट है वो भी हमने देख लिया। अब ऐसे सर्टिफिकेट को अगर आप यूज़ करते हैं या उसको यूज़ करने का अटैम्प्ट करते हैं वो भी एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ और पर्टिकुलर नॉलेज के साथ, तो वो यहाँ पे कवर्ड है। whoever corruptly uses or attempt to use any certificate as true certificate knowing the same to be false in any material point shall be punished in the same manner as he have given false evidence। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं आज। इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है देखिए, करप्टली यूजिंग और अटेम्प्ट टू यूज अ फॉल्स सर्टिफिकेट एज ट्रू, तो करप्टली यहाँ पे देखिए इंटेंशन है, इंटेंशन हमारी यहाँ पे क्या है, करप्ट। अब करप्ट इंटेंशन मैंने लास्ट जो हमारी इससे पहले वाली प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि करप्ट एक स्पेशल टाइप की इंटेंशन होती है जो कि फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली की कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन इसमें ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिमिनल लॉ होती है, यानी क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट होती है। वो सारी जो भी इंटेंशन, ऐसी जो भी इंटेंशन है जो फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली कैटेगरी में तो नहीं आएगी लेकिन क्रिमिनल लॉ के स्पिरिट के अगेंस्ट हो गया, क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट होगी, वो सारी इंटेंशन करप्ट इंटेंशन कहलाएंगी। तो अगर आप करप्टली यूज़ करते हैं या अटैम्प्ट करते हैं, प्रयास भी करते हैं ऐसे फॉल्स सर्टिफिकेट को यूज़ करने का एज ट्रू सर्टिफिकेट,
तो वो यहाँ पे कवर्ड है। अब हम देख लेते हैं नॉलेज के साथ इंटेंशन हमारी क्या हो गई यहाँ पे करप्टली, इंटेंशन तो हो गई हमारी करप्टली, एक्ट हमारा हो गया यूज़ करना या अटेम्प्ट करना है यूज़ करने का, और नॉलेज हमारी क्या है यहाँ पे कि जो सर्टिफिकेट है वो फॉल्स है। यहाँ पे बिलीफ की बात की नहीं गई है, बिलीफ की बात यहाँ पे हुई नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे बेयर एक्ट में भी बिलीफ के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ नॉलेज के बारे में कहा गया है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं सेक्शन 199 हम देखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन अ डिक्लेरेशन। तो ये प्रोवाइडेड है रीड करने के लिए, हुएवर इन एनी डिक्लेरेशन मेड और सब्सक्राइब्ड बाय हिम which declaration any court of justice, any public servant or other person is bound or authorized by law to receive as evidence of any fact makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, touching any point material to the object for which the declaration is made, or you shall be punished in the same manner as he have given false evidence। तो यहाँ पे ये जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में प्रोवाइडेड है वो तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं, हम इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे एक्ट क्या होना चाहिए, देखिए एक्ट हुए बिना तो कोई यहाँ पे जो है ऑफेंस फॉर्म हो रहा नहीं है। तो एक्ट क्या है कि कोई ना कोई स्टेटमेंट करना है आपको डिक्लेरेशन में जो कि फॉल्स हो, स्टेटमेंट कोई भी ऐसा होना चाहिए डिक्लेरेशन में जो कि फॉल्स हो, ये एक्ट रिक्वायर्ड है। उसके बाद डिक्लेरेशन की भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, यानी कुछ स्पेसिफिक विशेषता है उस डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन ऐसी है जो कि कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या कोई पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे हमने पीएस यूज़ किया है, पब्लिक सर्वेंट या कोई दूसरा पर्सन जो है वो बाउंड हो या तो या ऑथराइज हो। ऑथराइज किससे होगा या बाउंड किससे होगा, बाय लॉ टू रिसीव एज एविडेंस, यानी कि वो डिक्लेरेशन इस तरह की है कि कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस है या कोई पब्लिक सर्वेंट है या कोई दूसरा पर्सन है वो या तो बाउंड हो या ऑथराइज हो बाय लॉ उसको एविडेंस में लेने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए एज एविडेंस। तो देखिए डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो इसका कोई एग्जांपल जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं कभी कभी, या गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले कभी कभी आपको डिक्लेरेशन करनी होती है। उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होती है कि आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट, ये कई बार प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी रिक्वायर्ड होता है तो उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होती है, आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट मी। तो उसका कॉन्टेक्स्ट यही होता है कि कोई आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग ना हो, इस तरह की कुछ डिक्लेरेशन की जाती है। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं डिक्लेरेशन, ये एक पर्टिकुलर टाइप के एग्जांपल मैंने लिया है। तो अगर सच में आपके अगेंस्ट पेंडिंग है और आपने कह दिया कि डिक्लेरेशन में कि पेंडिंग नहीं है, तो ये आपने क्या कर दिया, डिक्लेरेशन में एक फॉल्स स्टेटमेंट कर दिया। अब वो जो अब उस फैक्ट को प्रूफ करने के लिए मान लीजिए कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट किया है, अगर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है या उसको किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है या किसी अदर पर्सन के सामने भी उसको प्रोड्यूस किया जाता है और वो बाउंड हो या ऑथराइज हो बाय लॉ उसको एविडेंस में रिसीव करने के लिए, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। क्योंकि कभी पब्लिक सर्वेंट इसमें इसलिए हुआ है क्योंकि कभी कभी क्या होता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो जाना नहीं होता, लेकिन वो भी एक पब्लिक सर्वेंट ही हेल्ड करता है। डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग होती है सारी वो एक पब्लिक सर्वेंट को ही उसमें जज करना होता है, एज ए जज होता है वो। तो इसलिए यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट भी इंक्लूड कर दिया गया, और जो हम सारी दूसरी जो प्रोसीडिंग जानते हैं वो तो कोर्ट ऑफ जस्टिस में होती है, और अदर पर्सन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब इसके आगे देख लेते हैं। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि नॉलेज भी हो और बिलीव भी हो इसकी फॉल्सिटी के बारे में, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो अगर नॉलेज हुई या बिलीव हुआ अबाउट इट्स फॉल्सिटी और बी में है और डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, या फिर बिलीव ही नहीं करते कि ट्रू है, तो जब आप बिलीव नहीं करते कि वो ट्रू है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि वो फॉल्स है, और जब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहती है वो फॉल्स है तो ऐसी चीज़ के बारे में नहीं स्टेटमेंट करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट किसी मटेरियल पॉइंट के रिगार्डिंग है डिक्लेरेशन में, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है आपके अगेंस्ट और आपको गवर्नमेंट या किसी पर्टिकुलर ऑफिस में या किसी ऑफिस में ज्वाइन करना है,
तो ये एक मटेरियल पॉइंट हो गया ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर आपने डिक्लेरेशन में झूठा स्टेटमेंट दे दिया है, तो ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं सेक्शन 200। सेक्शन 200 में क्या है कि यूज़ करते हैं या अटैम्प्ट करते हैं फॉल्स डिक्लेरेशन को ट्रू डिक्लेरेशन के तौर पे यूज़ करने का, तो वो यहाँ पे कवर्ड है। तो हम देख लेते हैं, whoever corruptly uses or attempt to use as true any such declaration knowing the same to be false in any material point shall be punished in the same manner as he have give false evidence। एक्सप्लेनेशन भी है इसमें, तो वो हम जो इंग्रेडिएंट है उसमें ही डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में यह है कि अ डिक्लेरेशन विच इज इनएडमिसिबल मेयरली अपॉन द ग्राउंड ऑफ सम इनफॉर्मेलिटी इज अ डिक्लेरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 199 टू 200। तो 199 जो हमने देखा अभी, इसमें भी ऐसी डिक्लेरेशन के बारे में बात की गई कि ऐसी डिक्लेरेशन इसमें भी इंक्लूड की जाएगी, और ये जो हमारा 200 है इसमें भी इंक्लूड होगी। तो हम देख लेते हैं किस तरह की डिक्लेरेशन की एक्सप्लेनेशन बात कर रही है और इंग्रेडिएंट्स क्या है हमारे सेक्शन 200 के। तो पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स ये है, करप्टली यूज़ करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं यूज़ करने का किसी भी फॉल्स डिक्लेरेशन को यूज़ करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं, प्रयास करते हैं यूज़ करने का। कैसे? करप्ट इंटेंशन के साथ। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले करप्ट इंटेंशन को बताया, प्रीवियस वीडियो में तो और भी अच्छे से उसमें दे रखा है, तो आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद नॉलेज अबाउट इट्स फॉल्सिटी रिगार्डिंग एनी मटेरियल पॉइंट। आपको पता है कि वो फॉल्स है, गलत है, फिर भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर भी आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, अब ये एक्सप्लेनेशन 199 में भी अप्लाई होगी और 200 पे भी अप्लाई होगी। एक्सप्लेनेशन ये कह रही है कि कोई भी डिक्लेरेशन है वो सिर्फ इस वजह से अगर इनएडमिसिबल हो रही है एज एविडेंस क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं हुई है, या कुछ ऐसी चीज़ें कुछ लिखना बाकी रह गई है, या कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं हुई, तो वो भी इस सेक्शन में इंक्लूड हो जाएगी। अब वो 199 में भी इंक्लूड हो जाएगी और 200 में भी इंक्लूड हो जाएगी। यानी कि मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में भी ऐसी डिक्लेरेशन को इंक्लूड किया गया है जो कि सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटी पूरी ना होने की वजह से इनएडमिसिबल हो रही है एज एविडेंस। और सेक्शन 200 यानी आप यूज़ करते हो या अटैम्प्ट टू यूज़ करते हो, तो उसमें ऐसे डिक्लेरेशन इंक्लूडेड है। उसके बाद हम सेक्शन के बाद हम इनकी पनिशमेंट्स देख लेते हैं। तो पनिशमेंट्स को हम इनकी एक ही जो है हेडिंग में डील करेंगे, दैट इज़ ऑफेंसेस हैविंग सेम पनिशमेंट एज दैट ऑफ गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो इसमें कौन कौन से जो हमारे सेक्शंस है वो इंक्लूडेड है। एक तो सेक्शन 196 इंक्लूडेड है जो कि है यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स, यानी फॉल्स एविडेंस को यूज़ करते हैं या अटैम्प्ट करते हैं उनको यूज़ करने का, वो इसमें इंक्लूडेड है। फिर हमारा सेक्शन 197 इसमें इंक्लूडेड है जो कि है इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट को लेकर। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन 198 इंक्लूडेड है जो कि है फॉल्स स्टेटमेंट मेड डिक्लेरेशन विच इज़ बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन 199 इंक्लूडेड है जिसमें कि ये सेक्शन 199 है। सेक्शन 198 था यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स, और सेक्शन 199 है फॉल्स स्टेटमेंट विच इज़ मेड इन अ डिक्लेरेशन। फिर सेक्शन 200 है कि आप ऐसी डिक्लेरेशन को यूज़ करते हो या उसको यूज़ करने का अटेम्प्ट करते हो। फिर हम आगे देख लेते हैं कि डिसऑनेस्टली अगर कोई फॉल्स क्लेम किया जाता है कोर्ट में, इंटेंशन आपकी डिसऑनेस्टली हो या इंजरी कॉज करने की हो, किसी पर्सन को या अनॉय करने की हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो हम उनको देख लेते हैं। तो ये प्रोवाइडेड है रीड करने के लिए, whoever fraudulently or dishonestly or with intent to injure or annoy any person makes in a court of justice any claim which he knows to be false shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। तो ये इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमारे सेक्शन 209 के, जो कि है
फॉल्स क्लेम के रिगार्डिंग, तो इसमें एक्ट क्या रिक्वायर्ड है, मेकिंग एनी क्लेम इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। पहले तो आपको कोई ना कोई क्लेम करना होगा कोर्ट ऑफ जस्टिस में। फिर इंटेंशन क्या होनी चाहिए आपके ऐसा एक्ट करते वक्त, इंटेंशन आपकी ये होनी चाहिए कि आप फ्रॉडलेंट इंटेंशन से कर रहे हो। अब फ्रॉडलेंट इंटेंशन जो है वो हमारे सेक्शन 25 जो है आईपीसी का उसमें डिफाइंड है। उसमें दे रखा है कि एन एक्ट इज सेड टू बी डन विद फ्रॉड इंटेंशन इफ इट इज़ बीइंग डन विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड और एंड विद नो अदर। तो सिर्फ अगर आप छल करने की जो इंटेंशन से अगर आप कुछ काम करते हैं तो उसे फ्रॉडलेंट इंटेंशन के साथ किया हुआ काम कहा जाएगा। तो ये जो और डिसऑनेस्टली है जो सेक्शन 24 में इंक्लूडेड है, या फिर इंजरी कॉज करते हैं या अनॉय करना है किसी पर्सन को, अगर इस इंटेंशन के साथ आपने ये एक्ट किया है। एक्ट कौन सा है, मेकिंग एनी क्लेम इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये सब इसमें इंक्लूडेड है। अब ये देखिए, ये जो हमने कहा है कि फ्रॉडलेंट इंटेंशन डिफाइंड है या सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली डिफाइंड है, या सेक्शन 44 में इंजरी के रिगार्डिंग दे रखा है कि इंजरी किस किस तरह की इंजरी इंक्लूडेड होगी, पर्सन, बॉडी, रेपुटेशन, माइंड। तो वो सारी भी हम जो है देखेंगे, जनरल एक्सप्लेनेशन में सब डिफाइंड है। तो इसके लिए क्या है, एक अलग से थोड़ा डिस्कशन चाहिए, थोड़ा 15 मिनट्स का या 15 to 20 मिनट्स का डिस्कशन तो होना ही चाहिए इसके बारे में। तो इसके बारे में एक हम अलग से वीडियो है वो बनाएंगे, इसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं नॉलेज अबाउट इट्स फॉल्सिटी। आपके पास नॉलेज है, इंटेंशन के साथ साथ नॉलेज भी रिक्वायर्ड है इसके फॉल्स होने की। ये तो कुछ पर्टिकुलर इंटेंशन थी जिनकी हमने बात कर ली, इसके साथ क्या है, नॉलेज भी है इसके फॉल्स होने की। तो फिर पनिशमेंट कितना मिलेगा ऐसा सब करने पे, पनिशमेंट होगा इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, यानी कि रिगरस भी हो सकता है और सिंपल इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड फाइन। तो ये हमारे सेक्शन 209 के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं सेक्शन 211 जो कि है फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस विद इंटेंट टू इंजर। किसी को फॉल्सली चार्ज करते हो किसी ऑफेंस के लेकर, और इंटेंशन यहाँ पे सही नहीं है, इंटेंशन इंजरी कॉज करने की है, यानी कि मैलिशियस इंटेंशन है। तो इसका ये प्रोवाइडेड है रीड करने के लिए, हुएवर विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन इंस्टीट्यूट और कॉज टू बी इंस्टीट्यूटेड एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन or falsely charge any person with having committed an offence, knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. And if such criminal proceeding be instituted on a false charge of an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 7 years or upward, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं सेक्शन 211 के। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट से डील कर देते हैं। इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ये है कि अगर आप किसी को भी फॉल्सली अक्यूज़ कर रहे हो या फॉल्सली चार्ज कर रहे हो किसी पर्सन को, तो उसको ऑफेंस कहा गया है सेक्शन 211 में, विच इज़ वेरी सिमिलर टू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जो कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सिमिलर है। क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन जो है ना वो आपके पर्टिकुलर टाइप की इंटेंशन है, इंटेंशन आपकी इंजरी कॉज करने की है। तो इस तरह की इंटेंशन से अगर आप करते हैं अक्यूज़ किसी को या फॉल्सली चार्ज करते हैं किसी पर्सन को ऑफेंस को लेकर, तो वो है मैलिशियस इंटेंशन कही जाएगी। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहले एक्ट क्या रिक्वायर्ड है आपके पार्ट पे, एक्ट ये रिक्वायर्ड है कि आप इंस्टीट्यूट करें या कॉज करें टू बी इंस्टीट्यूटेड एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन, ये हो गया, या फिर फॉल्सली चार्ज करें किसी पर्सन को। अब देखो यहाँ पे आप फॉल्सली चार्ज कर रहे हो या इंस्टीट्यूट कर रहे हो या इंस्टीट्यूट करवा रहे हो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है। जैसे आपने एफआईआर दी, इंफॉर्मेशन दी पुलिस ऑफिसर को, जो कि हम देते हैं सेक्शन 154 में सीआरपीसी के, तो उसमें अगर आप एफआईआर देते हो और फिर पुलिस अथॉरिटी पे छोड़ देते हो या पब्लिक सर्वेंट के अथॉरिटी पे छोड़ देते हो कि वो इसके बारे में जो है इन्वेस्टिगेशन करे और फिर इसके एविडेंस जो है इकट्ठा करके ये पता लगाए कि एक्चुअली ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड और नॉट, तो इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि आपने फॉल्सली चार्ज किया है, आपने तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अब वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है उसको आपने छोड़ दिया है अथॉरिटी पे कि वो देख ले इसको।
लेकिन अगर आप डायरेक्टली किसी ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जो कि उसमें एक्शन ले सकता है, जैसे डायरेक्टली आप कंप्लेन प्रोसीडिंग करते हैं और आपकी इंटेंशन अगर उस वक्त ख़राब है ना, अगर आप जाते हैं कंप्लेन लेकर भी प्रोसीडिंग के पास, आपकी इंटेंशन ऐसी कुछ नहीं है, मैलिशियस इंटेंशन आपकी नहीं है, ख़राब इंटेंशन आपकी नहीं है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी पर्सन के पास जाते हैं जो जो कि इस पे कोई एक्शन ले सकता है या कोई भी जो है इसके बारे में जो है कोई जजमेंट दे सकता है, तो फिर उसे कहा जाएगा कि आपने फॉल्सली चार्ज किया है किसी पर्सन को। अब फॉल्सली चार्ज जो है इसमें, अगर आप किसी को फॉल्सली चार्ज करेंगे तो इसमें वो दोनों चीज, दो फर्स्ट वाला तो सिर्फ ये इंस्टीट्यूट और कॉज टू बी इंस्टीट्यूट यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, फर्स्ट वाले में तो सिर्फ इतना इंक्लूडेड है। लेकिन फॉल्सली चार्ज में फर्स्ट और सेकंड दोनों इंक्लूडेड, यानी आप किसी पर्सन को फॉल्सली चार्ज भी करें और अगर आप किसी पर्सन को अगर फॉल्सली चार्ज करेंगे तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इंस्टीट्यूट तो हो गई, या आप इंस्टीट्यूट करवाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, तो ये इसमें दोनों पार्ट इंक्लूड हो गए, फर्स्ट भी इंक्लूडेड हो गया, सेकंड भी इंक्लूड। जबकि फर्स्ट वाले में सिर्फ फर्स्ट की बात की गई है, उसमें कोई अलग से ये नहीं कि सेकंड वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। अब ये एक्ट आपके पार्ट पर रिक्वायर्ड है। उसके बाद इंटेंशन आपकी क्या है? इंटेंशन आपकी ये है कि आपको किसी पर्सन को इंजरी कॉज करनी है, इसी को कहा जाता है कि मैलिशियस इंटेंशन है, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को इंजरी कॉज करने के लिए। अगर आप ऐसी कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कराते हैं, फॉल्सली चार्ज करते हैं, तो प्रोसीडिंग तो इंस्टीट्यूट होगी ही, या आपने तो अपनी तरफ से पूरा जो करना था वो कर दिया है प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कराने के लिए, तो ये इस तरीके से कहा जाएगा कि आपने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की है। उसके बाद नॉलेज है कि कोई भी जस्ट और लॉफुल ग्राउंड नहीं है ऐसी प्रोसीडिंग को लेकर या ऐसे चार्ज को लेकर। अगर आप रियल में जाते अपना इशू, रियल इशू लेकर, तो शायद वो ऑफेंस बनता ही नहीं, या उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट ही नहीं की जाती या कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन आपने उसको गलत बना के या फॉल्स बना के और उसको तोड़ मरोड़ के आपकी स्टोरी को आपने ऐसे ग्राउंड पे जो है प्रोसीडिंग को इनिशिएट करवाया है या चार्ज किया है, फॉल्सली चार्ज किया है किसी पर्सन को, तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स हो गए सेक्शन 211 को लेकर। एक बात मैं और बताना चाहूँगी सेक्शन 211 को लेकर कि इसमें जो है फॉल्सली चार्ज करने में किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए, और फॉल्स इंफॉर्मेशन देने में जो कि हमारे सेक्शन 182 में कवर्ड होती है, जो हम देखेंगे जब हम सेक्शन 182 डिस्कस करेंगे, तो उसमें बताया गया कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने का क्या पनिशमेंट है वो सब। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो वो हम आपको पता चलेगा जब हम 182 डिस्कस करेंगे, तो हम इस पॉइंट को वहाँ पे लाएंगे कि वहाँ पे फॉल्सली चार्ज का क्या मतलब था और ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने का क्या मतलब होता है, इसमें क्या डिस्टिंक्शन है। तो ये सब चीज़ें हो गई। फिर आप पनिशमेंट को लेकर बात कर लेते हैं। तो पनिशमेंट इसका प्रोवाइडेड है कि अगर आपके ऐसा करने से, यानी किसी पर्सन को फॉल्सली चार्ज करने से किसी ऑफेंस के लिए, अगर उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो जाती है ना, तब पनिशमेंट मिलेगा। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो गई ऑन फॉल्स चार्ज ऑन ऑफेंस, और किस ऑफेंस को लेकर हुई है, डेथ, एलआई और इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर्स और अबाव से जो पनिशेबल हो, इस तरह का ऑफेंस को लेकर उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो गई है ना आपके फॉल्स चार्ज करने पे, तो फिर पनिशमेंट आपको कितना मिल सकता है, या जो पर्सन ऐसा काम करता है उसको कितना मिल सकता है, शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड फाइन। 7 ईयर्स तक का ही मिलेगा, और फाइन भी इंक्लूडेड है। लेकिन उस पर्सन के अगेंस्ट कौन सी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई है, 7 ईयर्स और अबव वाली, यहाँ पे उसके अगेंस्ट तो 7 ईयर्स और अबव वाली इंस्टीट्यूट हुई है जिसको लेकर आपकी इंटेंशन ख़राब थी, और यहाँ पे आपके अगेंस्ट ऐसा फॉल्सली चार्ज करने पे सिर्फ और सिर्फ 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन एंड फाइन है। उसके बाद ये हमारा आज का सेशन ख़त्म हो गया है। अब हम एक बार जो है वापस से इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स आज के क्लियर हुए या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या कहते हैं कि हमने देखा था कि एक बार ऑब्जेक्टिव्स खोल लेते हैं, ऑब्जेक्टिव वाली स्लाइड, पेशेंस रखिए।
तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव वाली स्लाइड है। इसमें जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि हमको डिस्कस करना था कि ऑफेंसेस जिनका पनिशमेंट सेम होता है एज ऑफ गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस तो खुद डिफाइन है 191 और 192 पे, और इनके जो पनिशमेंट थे वो 193, 194 और 195 में प्रोवाइडेड थे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। और फिर हमने कहा था कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस और हैं जिनका पनिशमेंट सेम इनकी तरह मिलता है, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की तरह। तो उसमें मैंने कहा था कि 196 से लेकर 200 तक है। तो 196 तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और आज हमने देख लिया कि 197 से 200 तक वो सारे हमने कवर कर लिए। अगर फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली इंटेंशन आपकी है इंजर करने की किसी पर्सन को या अनॉय करने की, या आपकी इंटेंशन फ्रॉडलेंट है या डिसऑनेस्ट है किसी पर्सन के तो आप किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपकी इंटेंशन किसी पर्सन के अगेंस्ट ये है और आप किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्लेम करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है हमने बात कर ली थी सेक्शन 209 में। आज हमने बात की है, उसके बारे में डिस्कशन हो गया है। अब किसी को पनिशमेंट फॉल्सली चार्ज करते हैं या फिर किसी पर्सन के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट कराते हैं या क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट करवाते हैं या करवाने का कारण भी अगर आप बनते हैं, तो आपकी इंटेंशन क्या है, इंजरी कॉज करने की। तो यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था सेक्शन 211 में। सेक्शन 211 में ये कवर हो गया। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स कवर हुए हैं, और इसमें जो हमने बात की थी जनरल एक्सप्लेनेशन को लेकर, यानी फ्रॉडलेंट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन और इंजरी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो उसको हम एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, देख लेंगे हम सब मिलके। और वीडियो को ख़त्म होने से पहले मैं ये कहूँगी कि जितना हो सके आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और आपको पसंद आता है तो लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच।